प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर का जो आधार रहेगा वो NCERT की बुक रहेगी। ओके, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट बुक्स हैं वो सभी की सभी NCERT पर आधारित है। अगर एक बार आप NCERT बुक के सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, NCERT के अलावा जहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करवाना है NCERT के अलावा, तो मैं आपको एक्स्ट्रा आर्टिकल भी करवाऊंगा। तो देखिए कि आपकी सुविधा के लिए जो है मैंने यहाँ पर नोट्स भी तैयार कर दिए हैं और उन नोट्स का लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन से। अब देखिए, संबंध एवं फलन नाम का एक चैप्टर हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था और 11वीं क्लास में हमने कुछ टॉपिक जैसे समुच्चयों का कार्तीय गुणन है, संबंध है और संबंधों का प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब वगैरह जो है कुछ इस टाइप से हमने कुछ टर्म्स पढ़ ली थी। और इन टर्म्स का यहाँ पर बार बार यूज होगा, इसलिए मैं पहले 5 मिनट में ये सारी टर्म्स जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी उनको रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद मैं 12वीं कक्षा में जो हमारे टॉपिक हैं उनको जो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आता है हमारे पास समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद इसकी परिभाषा बताऊंगा। कि मान लीजिए कि हमारे पास दो समुच्चय हैं, जैसे ए और बी, हमारे पास कोई भी दो समुच्चय हैं, ठीक। और ए मैंने लिया 1 3 5 और बी लिया है 2 4, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक। तो इनका कार्तीय गुणन जो है हम ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं, ठीक। और वास्तव में कार्तीय गुणन क्या होता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय होता है। ऑर्डर्ड पेयर को हम हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। जैसे क्रमित युग्म कैसे बनते हैं कि क्रमित युग्म का पहला निर्देशांक हम ले लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी करते हैं ना, तो पहला निर्देशांक ए से और दूसरा निर्देशांक बी में से उठा लेते हैं, ठीक। और फिर 1 4 इसी तरह से, फिर 3 2, फिर 3 4, ओके, फिर 5 2 5 4, ठीक। तो वास्तव में समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है? इस तरह से जो क्रमित युग्म बनते हैं उन सभी का एक समुच्चय होता है, ठीक। तो जैसे इसको लिखने के हमारे पास दो तरीके, एक तो ऐसे लिस्ट बना दी हमने, लिस्ट मेथड जो है इसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि। रोस्टर का मतलब लिस्ट ही होता है, ठीक। तो एक होता है इसमें सेट बोल्डर मेथड कि जिसमें एक किस्म से नियम के रूप में इसको हम लिखते हैं। तो देखिए कि ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे, इसमें ए बी के वो सारे क्रमित युग्म आ जाएंगे, जिसमें से ए यानी पहला जो कोऑर्डिनेट है वो पहले समुच्चय में से होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो निर्देशांक है वो दूसरे समुच्चय में से होगा, ओके। इसी तरह से आप एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने सेट ए लिया, ए बी, ठीक, और सेट बी ले लिया मैंने 1 2 3। तो अब देखिए कि ए क्रॉस बी क्या होगा। अब देखिए सारे क्रमित युग्म बना दीजिए, A1 A2 A3, फिर B1 B2 और B3, सारे आगे इसमें। बस इन सभी का समुच्चय क्या है? A क्रॉस B है, यानी A और B का कार्तीय गुणन है, ओके। अब देखिए, यदि आपने अपनी कॉपी पे नोट्स अपने प्रिपेयर करने हो तो
आपकी सुविधा के लिए मैंने भी नोट्स तैयार कर दिए हैं। आप यहाँ से इनको देख करके अच्छी तरह समझ करके अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हैं, और नोटबुक तैयार करनी बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। तो देखिए, ए और बी का कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका समुच्चय है? क्रमित युग्म का समुच्चय है, ठीक, जिसमें पहला निर्देशांक समुच्चय ए से आएगा और दूसरा निर्देशांक समुच्चय बी से आएगा। सांकेतिक रूप में ऐसे लिखते हैं, और जो दो उदाहरण मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, अब ऐसे एग्जाम में जनरली परिभाषा नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को ये सारी चीजें आनी जरूरी है। अब आगे अगला टॉपिक है संबंध। मैं आपको समझाऊंगा कि संबंध क्या होता है। कि मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, कि रिक्त समुच्चय नहीं है दोनों ही, ठीक। तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय जो है ए और बी के बीच के संबंध को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा मैं उदाहरण दे करके बताता हूं। अब देखिए कि जैसे हमारे पास ये दो समुच्चय है ए और बी। ए मैंने लिया है 1 2 3 और बी लिया है 2 4। तो जैसे मैंने अभी आपको ए क्रॉस बी लिखना सिखाया, आप लिख सकते हैं, ठीक। अब इस समुच्चय का कोई भी उप समुच्चय एक संबंध हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर उठा लिया 1 2 1 4, ठीक। तो ये एक इसका उप समुच्चय है, तो ये इसका एक संबंध भी है, ठीक। तो वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में यानी जो कार्तीय गुणन है उसकी परिभाषा आप ऐसे लिखते हैं कि उसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो सभी क्रमिक युग्म आएंगे जिसमें पहला निर्देशांक ए से लिया होगा और दूसरा निर्देशांक बी से लिया होगा, ठीक। तो ए क्रॉस बी की तो ये परिभाषा है। अब संबंध में जो है हम एक कंडीशन और अप्लाई कर देते हैं, ठीक, कि जैसे यहाँ पर ए और बी का एक विशेष संबंध जो है वो हम यहाँ पर और डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लिया मैंने कह दिया कि ए इज इक्वल टू बी, यहाँ इक्वल टू का निशान लगा दिया। तो अब देखिए आर क्या बन जाएगा कि ए यही लिया, बी यही लिया, और संबंध क्या कर दिया कि इसमें वो सभी क्रमिक युग्म आए जिसमें ए से बिलोंग करता हो और दूसरा बी से बिलोंग करता हो, ए बी के बराबर हो। तो ए बी के बराबर हो, ऐसा सिर्फ एक ही युग्म है, ठीक। तो ये एक संबंध हो गया। आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ओके, लेस देन और इक्वल टू बी। अगर ऐसा है तो आप क्या ले सकते हैं, आपने ये देखना कि ए बी से छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तब आर क्या आएगा। या इसको मैं R1 से डिफाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा इसे अलग दिखाने के लिए। तो इसमें देखिए कि ए छोटा होना चाहिए या बी के बराबर होना चाहिए, तो 1 2 आएगा, 1 4 आएगा। अभी ये बराबर है तो ये भी आ जाएंगे इसमें, ठीक। 2 4 भी आ जाएगा, लेकिन 3 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक। और 3 4 भी इसमें आ जाएगा, ठीक। अब देखिए कि आप संबंध को जो है इस तरह से वेन आरेख से भी दिखा सकते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए में क्या है 1 2 3 और बी में है 2 और 4। अब जैसे मैं संबंध R1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। R1 में देखिए कि 1 2 के साथ है, 1 4 के साथ है, 2 2 के साथ है, 2 4 के साथ है और 3 4 के साथ है। ओके, तो इस तरह से आप इसको वेन आरेख से भी दिखा सकते हैं। अब आप मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे कि संबंध यानी रिलेशन क्या होता है।
ओके। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इस ए क्रॉस बी में कितने संबंध पॉसिबल हैं। अब कितने संबंध पॉसिबल हैं, इसके लिए होता है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, यानी ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट है, जितने भी उपसमुच्चय हैं, वो सारे क्या हैं, संबंध हैं। ठीक, वो सारे संबंध पॉसिबल है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सेट है ए, कोई एक समुच्चय ए है, 1 2 3 5, यानी ये इसमें 1 2 3 4 जो है वो इसके अवयव हैं, 4 इसके एलिमेंट हैं। तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर जितने अवयव हैं वो 2 की पावर लग जाएगी, 2 की पावर 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसके उपसमुच्चय पॉसिबल हैं। ठीक, तो ये फार्मूला हमने +1 में पढ़ा था। तो ठीक उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर ए क्रॉस बी के पूछा जाए कि कितने संबंध पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसके, तो 2 की पावर 6 संबंध जो है यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, अब आगे देखिए कि ये 3 छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, प्रांत, सह प्रांत और प्रास। इनको समझने के लिए मैं एक और उदाहरण लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट है ए बराबर 1 3 5 मैंने ये ले लिया, और सेट बी मैंने ले लिया 2 4। ठीक, सेट समुच्चय को कहते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक संबंध डिफाइन कर लेता हूँ अपनी तरफ से कि 1 2 1 4 और 3 4। ठीक, तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें तो ए बी 1 3 5 2 4, 1 का 2 के साथ संबंध है, 1 का 4 के साथ संबंध है, और 3 का 4 के साथ संबंध है। ठीक, तो अब देखिए डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, जो संबंध के पहले अवयव का, कि यहाँ पर जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमिक युग्म जो है, इनका जो पहला निर्देशांक है उनका समुच्चय, जैसे 1 1 3, 1 1 को 2 बार रिपीट करेंगे नहीं, तो 1 और 3 ये जो समुच्चय बना है ये क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। ठीक, या फिर वेन डायग्राम से देखें तो जिन जिन अवयवों का आगे इमेज बनी हुई है, ठीक, वो क्या है, प्रांत, उनका सेट जो है वो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। ठीक, अब देखिए आगे जो रिलेशन में प्रत्येक क्रमिक युग्म का जो सेकंड एलिमेंट है उनका सेट, उनका समुच्चय, वो क्या कहलाता है, प्रास या रेंज कहलाता है। ठीक, और पूरा का पूरा 20 सेट जो है वो क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि पहले एलिमेंट का सेट वो प्रांत हो गया, दूसरे एलिमेंट का सेट प्रास हो गया, और पूरा का पूरा बी जो है वो सह प्रांत या कोडोमेन हो गया। ओके, इसके अलावा दूसरा एलिमेंट पहले का प्रतिबिंब कहलाता है, जैसे ये इसका प्रतिबिंब है और ये पहला एलिमेंट इसका पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक, जो पहले आ गया वो पूर्व प्रतिबिंब, ठीक, और जो बाद में आया है इसका ये प्रतिबिंब है। जैसे 4 प्रतिबिंब, 1 इसका पूर्व प्रतिबिंब, 4 प्रतिबिंब, 3 इसका पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक, तो इतना काम हमने +1 में कर लिया था। तो अब देखिए यहाँ एक छोटी सी बात और रहेगी, खत्म करने से पहले और बता देता हूँ कि जो प्रांत है, डोमेन जो है, वो सेट ए का सबसेट होता है। सेट ए का उपसमुच्चय होता है, समुच्चय ए का उपसमुच्चय होता है, और जो प्रास जो होता है, प्रास जो है वो बी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और सह प्रांत मैंने आपको बताया था कि बी के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इतना काम हमने +1 में कर लिया था, 11th क्लास में कर लिया था। ठीक, अब हम इतना काम सीखने के बाद हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला लेक्चर मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ, और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सेकंड लेक्चर का। ठीक, तो सेकंड लेक्चर में जो है मैं आपको विभिन्न प्रकार के जो संबंध हैं, विभिन्न प्रकार के जो रिलेशंस हैं, उनको उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप इसमें जो सुधार करवाना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।